सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, जितना अरसा इमरान खान साहब की हुकूमत को हो गया उतना ही अरसा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आप देखते होंगे, आए रोज सुनते होंगे, डेडलॉक को भी हो गया। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों की अव्वलीन जिम्मेदारी क्या होती है? मुल्क और अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पूरे दिल से कोशिश करना। लेकिन हैरान कुन बात है, मैं तो हैरान होती हूँ, आप लोग भी होते होंगे, जाहिर बात है, कि शायद हमारे मुल्क की ये पहली हुकूमत है जिसने अपोजिशन की नज़र में, मेरे ख्याल से मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, 1% भी कोई मुस्बत काम नहीं किया अपोजिशन की नज़र में। और इसी तरह ये मुल्क की पहली अपोजिशन है जो हुकूमत की नज़र में मुकम्मल करप्ट है और सारे मसाइल की जड़ जो है सिर्फ अपोजिशन ही है। अब जो सिचुएशन है, कंक्लूजन क्या है जी? लगता ऐसा है, लग ऐसा रहा है कि हुकूमत का मिशन अपोजिशन का सीधा सीधा खात्मा बस, और अपोजिशन का मकसद बस हुकूमत को गिराना, किसी तरह गिर जाए, आज गिर जाए, कल गिर जाए, गिर जाए। अब अंदर जो आवाम पिस रही है, जमहूर पिस रहा है, जिसने वोट दिया उसका क्या होगा? यानी टू कट शॉर्ट आवाम का क्या होगा, मुल्क का क्या होगा? सबसे बढ़ के ये डॉक्टर फिजा अकबर खान नहीं बता सकती, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा मुल्क का ऐसी अपोजिशन, ऐसी हुकूमत के होते हुए। हुकूमत कहती है कि ज़मानतों का मौसम है, अपोजिशन कहती है गिरफ्तारियों का सीज़न है। हुकूमत कहती है इदारे आज़ाद हैं, अपोजिशन कहती है इदारे यरगमाल हैं। हुकूमत कहती है अगला साल मुल्क की तरक्की का साल होगा, अपोजिशन कहती है कि अगला साल हुकूमत को घर भेजने का साल होगा। हुकूमत की समत है, अपोजिशन की कोई और समत है। अब इन सब में नज़रअंदाज अगेन मैं कहूँगी कौन हो रहा है? अवाम हो रही है, जमहूर हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के पास मुल्क और अवाम के मसाइल से ज़्यादा मेरे ख्याल से अपने मसाइल हैं। इमरान खान की आज भी तकरीर से कैसा लगा? ऐसा लगता है कि जी वो अपोजिशन में है, और अपोजिशन में मौजूद हर फर्द की तकरीर से ये लगता है कि मुल्क में सिवाय इमरान खान के और कोई मसला नहीं है। अक्सर मैं कहती हूँ कि ये जो मसलों की बात कर रहे हैं ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान है और कुछ नहीं है। अब हाल ही में हुकूमत की जानिब से 2 ऐसे बड़े इक़दाम उठाए गए हैं जी जो ज़ाहिरी तौर पर यूटर्न ही मालूम होते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन शिकवा करती है कि ना कोई इजलास बुलाया जा रहा है, ना हुकूमत अपने किसी इकदाम या फैसले से अपोजिशन को एतमाद में ले रही है, सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लेकिन बात का आगाज़ हम करेंगे इमरान खान साहब के एक और नए वादे से। नया साल, नया दावा। वो कहते हैं कि जी 2020 नौकरियाँ मिलने का साल होगा। अब आई होप कि नौकरियाँ, अच्छी वाली नौकरियाँ, सही वाली नौकरियाँ, फैसल वाडा वाली बात याद आ गई, वो वाली बात ना हो। अब तरक्की का साल होगा, ये भी कहते हैं इंशाल्लाह। हम तो दुआ गो हैं, कौन नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क तरक्की करे? हम भी चाहेंगे पाकिस्तान तरक्की करे। वो कहते हैं जो अखबारात में खबरें हैं वो ऐसे लोग सोची समझी साजिश के तहत फैला रहे हैं, ऐसे लोग फैला रहे हैं जो खुद करप्ट निज़ाम का हिस्सा हैं। मुल्क बेहतरी की जानिब चल पड़ा है। अब क्या वाकई ऐसा होगा? अगर ऐसा है तो फिर अपोजिशन क्यों हमें सेटिस्फाइड नज़र नहीं आती है? इस मामले से में जो दीगर मामलात हैं, अभी जो सिचुएशन है उस पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को हमने दावत दिया इस प्रोग्राम में, उनका तारुफ करवाती हूँ। सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार है शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। हुकूमती जमात से हमारे साथ आज मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ उस्मान बसरा साहब। बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और नून लीग से मौजूद हैं निसार चीमा साहब। चीमा साहब, आपको भी वार्म वेलकम। बसरा साहब, आपसे बात शुरू करूंगी। मैं हमेशा हुकूमती नुमाइंदे से शुरू करती हूँ क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों पर होती है, जवाब भी आपने देना। लोगों की उम्मीदें भी हुकूमत से होती हैं, अपोजिशन से नहीं होती हैं। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की ज़रूरत पहले तो बताएं कि पेश क्यों आई? क्या 50 करोड़ से कम की करप्शन होती नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। देखिए, जो ही आप नैब पे प्रोग्राम कर रही हैं तो आप ये थोड़ा सा आप एहतियात बरतिएगा। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं वो आपको यकीनी तौर पे अब इमरान खान का साथी और PTI का हमदर्द डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि नैब मोर और लेस इनकी एक छेड़ है। अब मैं आपसे भी ये बताऊँ कि मैं नैब की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ और प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। ख़ास तौर पर नैब के हम लोग बहुत से लैकुनाज हैं नैब की प्रैक्टिस के अंदर। नैब के लॉज के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्क्रू करने की ज़रूरत है। नैब के बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए, एक कानून था, आपको याद होगा कि VR का, जिसको स्ट्राइक डाउन कर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, वॉलंटरी रिटर्न का। आज से 1.5 साल पहले VR की शक्ल में बहुत से लोगों ने, जिनको नैब ने पकड़ा, वो कभी सरफेस ही नहीं हुए। तो एक तो VR को ख़त्म करने का एक मामला है।
दूसरा जो हम कह रहे हैं ना कि ख़ास स्लैब मुकर्रर कर दें, कौन से ऐसे एक अमाउंट होगी करप्शन की या इम्बेजलमेंट की या बदनवानी की जो जिसको नैब उसके ऑर्बिट में आएगी। वो इसलिए है कि असल में इन तमाम मामला से जो हमारी एक बिजनेस कम्युनिटी है वो बड़ी कंसर्न थी, और वो ऐसे लोग जो बाकी दूसरी हमारी जैसे FIA है या हमारी जो एंटी अपना करप्शन की एक फोर्स है पंजाब के अंदर, वो भी कह रहे थे कि आप एक ऐसी एक स्लैब मुकर्रर कर दें कि जो इन इदारों की हद तक हो, उसके बाद नैब अपनी जुरिस्डिक्शन स्टार्ट करे। लेकिन जो मैं अपनी नैब की प्रैक्टिस की वजह से जानता हूँ वो ये है कि नैब के कवानीन के अंदर बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। देखिए ये जो एक आपको बार बार टेलीविजन भी कहता है, और ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत से लोगों को नैब पकड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली वाइट कॉलर क्राइम में उनको सजाएं नहीं होती हैं। उसकी वजह यह है कि नैब के कवानीन के अंदर बहुत से सुकम हैं, बहुत से लूप होल्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात उनकी ज़मानत की है। देखिए नैब के अंदर मोस्टली जो क्राइम है वो नॉन बेलेबल है, फिर जाके DB के अंदर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। इन कवानीन को तब्दील करने की ज़रूरत है। फिर नैब के जो IOs हैं उनकी पावर्स को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। फिर नैब के जो चेयरमैन हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। फिर एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने की ज़रूरत है कि जब लोग नैब जो है वो अपनी कार्रवाई करे तो वो जो एक पाकिस्तान के अंदर नई एक चीज़ चल निकली है कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दें, कि नैब को इदारा है उसको पोलिटिसाइज कर दें, ANF हेरोइन के स्मगलर पकड़ती है उनको पोलिटिसाइज कर दें। तो एक उसके ऊपर भी हम कानून साजी जो है उसको लेके आना चाह रहे हैं। वजह उसकी ये है, देखिए डॉक्टर साहबा, एक चीज़ तो बियॉन्ड द पार्टी एफिलिएशन पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में एक ही मसला है सबसे बड़ा, और वो है करप्शन का मसला। 24,000 अरब रुपया इस गरीब कौम पे कर्जे का लादा गया है, लेकिन यहाँ तो 24 मेगा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलते। प्रिडोमिनेंटली मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज और वॉच डॉग्स हैं वो कह रहे हैं कि प्रिडोमिनेंटली पाकिस्तान की इशराफिया वो पैसा हड़प कर गई और वो जाके यहाँ से डूबा और जाके मगरब में निकला, यहाँ से डूबा और जाके पेरिस में निकला, यहाँ से डूबा और जाके स्विट्जरलैंड में निकला। नैब के कवानीन को सख्त करने की जरूरत है, और इमरान खान और हमारी हुकूमत इसको सख्त करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ। बसरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, ये कह रहे हैं जी सबसे बड़ा मसला करप्शन का मसला है। मुझे तो लग रहा है कि जब से हुकूमत है सिर्फ एक ही मसला है और तरजीहात में एक ही चीज़ है कि करप्शन का खात्मा। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। चौधरी साहब बेहतर समझते हैं कि सिर्फ करप्शन को इतना हाईलाइट करते जो कि बाकी को मसला नजर ही ना आए। आपको लोग भूख से मर रहे हैं, लोग यहाँ पे महंगाई का रोना रो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम करप्ट माफिया को पकड़ने के लिए बैठे हुए, बैलेंस नहीं है। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अब हुकूमत ने एक और दावा किया साल 2020 नौकरियाँ मिलने का साल होगा, तरक्की का साल होगा। अब मुझे फैसल वाडा साहब का वो बयान याद आ गया, निजी TV चैनल पे नौकरियां होंगी, उन्होंने टाइम फ्रेम भी दे दिया। अब बेसिकली कहेंगे इमरान खान का दावा और फैसल वाडा का दावा में फर्क होगा। फैसल वाडा कौन है? इमरान खान साहब को, PTI को, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन देखिए बात सुने, बसरा साहब की बात नहीं है। हमें आज PTI की गवर्नमेंट को देखना है, और ये हमारी गवर्नमेंट है। PTI की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। इसके मसाइल क्या है? देखिए अब जब आपने नैब के अंदर इतनी सारी तब्दीलियां करनी है और आपने चेंजेस लेके आए हैं एक ऑर्डिनेंस के तहत, आपने टारगेट किया उन चेंजेस को सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ताकि किसी न किसी तरीके से बिजनेस कम्युनिटी को सेटिस्फाई किया जाए और वो फिर कोई कारोबार शुरू हो जाए, कोई वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, तो शायद बाहर के लोग भी करेंगे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए किया। लेकिन इसी चीज़ को ज़रा इस अंदाज से देख लीजिए कि अगर हम ये चाहते, आपका शुरू में एक इब्तदाई में आपने कहा कि दो ही मसाइल लगते हैं कि अपोजिशन का काम है इमरान खान को ख़त्म करना और इमरान खान का काम है अपोजिशन को ख़त्म करना या उनको जेल। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में बेइंतहा पैसा लूटा गया। हमें उसके बहुत सारे आसार नज़र आते हैं, उसके सामने उसके एविडेंस भी मौजूद है हमारे सामने। और बदकिस्मती ये है कि यही नैब उनके लिए या उनको किसी तरीके से भी किसी को आज तक कन्विक्ट नहीं कर पाया इस तरह के। देखिए हमने नवाज साहब को नैब ने हटाया, किस बुनियाद पे हटाया? जो बेसिक जो एवन फील्ड का मसला है वो तो आज का उधर ही है, और अभी भी वो जाके वो वहीं पे ठहरे हुए हैं। तो ये फिर किस किस्म का नैब का काम है जहाँ पर के आप फेक अकाउंट्स भी ढूंढते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी आपको शक है, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स भी आपके सामने अनअर्थ करते हैं, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं लेके आते जिसमें कि कोई पावरफुल आदमी कन्विक्ट किया जा सके। तो अगर आपके पास ये मसला था और सॉरी मैं शहजाद चौधरी साहब आपकी बात काट रही हूँ, साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी सिर्फ नैब ही क्यों, अब ये शहर अफरीदी साहब और राना सनाउल्लाह साहब का केस आपके सामने है, इतने दावे के जी इतने सबूत हैं कि बस सबूतों का अंबार लग जाएगा
और मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स की भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि फुटेज और वीडियो दो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या बातें कर जाते हैं। फिर अब राना सनाउल्लाह साहब के चेहरे पे विक्ट्री का साइन नजर आ रहा था। जब आप साबित नहीं कर सकते तो फिर इदारों पे भी एक सवालिया निशान है ना, फिर गिरफ्तार क्यों किया जाता है? किसी को डिफेम करने के बराबर है बात कि उसका इमेज खराब कर दिया, एंड में साबित ही नहीं कर सके। जी मैं बिल्कुल, वो भी बात सही है और अभी भी आपकी, बड़े लेकिन मैं कॉन्फिडेंट है शायद अफरीदी साहब। हाँ, मैं बेसिकली नैब का इसलिए बात कर रहा हूँ कि नैब के ऊपर सब कुछ शिकायत है। नैब के ऊपर तो अब गवर्नमेंट को भी शिकायत होनी चाहिए जी। कि ये पकड़ते, हम इतना शोर मचाते हैं, ये पकड़ किसी को नहीं सकते, कन्विक्ट किसी को नहीं कर पाते, सब के सब जेलों से रिहा जी। हो रहे हैं, सब मुकदमों में रिहा हो रहे हैं। तो इसकी परेशानी मेरे ख्याल में ऑपोजिशन से ज्यादा आज गवर्नमेंट को होनी चाहिए। तो अब अगर गवर्नमेंट कुछ करने जा रही थी तो क्या ये बेहतर नहीं था कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन के साथ मिलकर, ये एक नादिर मौका था, कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे जो भी ऑर्डिनेंस में तरमीम करनी थी, कोई बेहतरियां लेके आनी थी, ऑर्डिनेंस ऑपोजिशन की अपनी शिकायत, आपकी अपनी कमजोरियां, इन सबको एम्पावर करने के लिए और उनको अंदर इंटीग्रेट करने के लिए आप ये मौका था कि आप उनके साथ मिलके बात करते और मिलके बात करते और 3-4 अपनी चीजें और भी मनवा लेते। नैब तो वैसे ही काम नहीं कर रहा। मेरी नजर में नैब एक फेलिंग मैकेनिज्म है और फेलिंग मैकेनिज्म बना दिया गया है क्योंकि इसके अंदर से कोई किसी किस्म की कन्विक्शन नहीं हो रही, कोई रिकवरी नहीं हो रही और शोर शराबा खाम खा का है। और एक ऐसा कवर मिल जाता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जहां जहां फेल हो रही है तो बदकिस्मती से वहां से ध्यान हटाने के लिए हमें सिर्फ करप्शन पे लगा देती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये ऐसा मौका था कि अगर ऑपोजिशन के साथ मिल के बैठते पार्लियामेंट की सतह पे, कमेटी की सतह पे, और फिर इसके अंदर ये चीजें चेंजेस लाई जाती तो फिर उसका कोई फर्क भी पड़ता और उससे इनको भी कुछ हासिल होता और शायद पार्लियामेंट चल पड़ती, कोई सियासत चल पड़ती इस मुल्क के अंदर, जो कि आपका बुनियादी पॉइंट था कि लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा। चलिए जी सर, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। निसार चीमा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब बाहर, शहबाज शरीफ साहब सॉरी टू से उनकी नर्स बने हैं, वो भी बाहर है, मरियम नवाज साहबा बाहर जाने के लिए दरख्वास्तें दे रही हैं। आपकी यानी पूरी क्यादत टू कट शॉट बाहर जा रही है, फिर हुकूमत को घर कौन भेजेगा? पूरी कौम भेजेगी डॉक्टर फिजा, पूरी कौम इनसे तंग है और बिल्कुल उनका जीना इन्होंने दोबर कर दिया है। उनके लिए देखें, बात ये है कि अभी आपने बरादर बसरा साहब से पूछा, देखें बसरा साहब से आपने पूछा कि जी ये आपने ये क्या 50 करोड़ से कम की जो करप्शन नहीं होती, उनका जी हम नैब के कैसे नए नैब के कवानीन और सख्त कर रहे हैं, यानी और सख्त कर रहे हैं, इसलिए 50 करोड़ से को एग्जम्प्ट कर दिया 50 करोड़ की करप्शन को। अंदाज़ा कर लें, ये है इनका हाल। आपने सवाल कुछ किया है, जवाब उन्होंने कुछ दिया है, जवाब क्या दें? देखें, बात ये है कि अभी वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो वादा कर रहे हैं कि अगला साल जो है नौकरियों का साल होगा। जो नौजवान है वो तो कहते हैं वो जो कि जी गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, और पूरी कौम ये कह रही है कि हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। बात यह है कि इनकी तो कोई साख ही नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पिछले 16-17 महीने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्होंने लूज़ किया है वो क्रेडिबिलिटी है, वो इनका एतबार है, वो साख है। कौम की नज़र में इनका कोई एतबार नहीं है क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें झूठ तो ये है कि शायद सर फहरिस्त आ गया है, पता नहीं झूठ आ गया है या यूटर्न आ गया है, लेकिन झूठे इल्ज़ाम, झूठे दावे, झूठे वादे, ये देखें जो अपोजिशन के साथ ये कर रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर इन्होंने कहा कि वो जब ये देखें इनका और नैब का जो अनहोली अलायंस है उसका टारगेट तो ये है कि अपोजिशन बन रही है, इनके मजालम, नायली और बदइंजामी का शिकार जो है वो पूरी कौम बन रही है, जिसकी वजह से महंगाई ने हशर कर दी और हर अपनी नायली और बदइंजामी का मलबा पिछली हुकूमत पे। और इमरान खान साहब उनको पता है डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए कहा जी मैं 2023 तक ये कहता रहूँगा कि हमें मईशत इस हालत में मिली, क्योंकि मैंने डिलीवर तो कर रहे नहीं है। हम ये है कि हम हर नायली का मलबा पिछली हुकूमत में डालेंगे। जी लूट के खा गए, लूट के खा गए। भैया आप एक केस साबित नहीं कर सके। राना सनाउल्लाह का आपने खुद जिक्र किया। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऑपोजिशन का भी किरदार होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने मुल्क को निगलेक्ट करें, अवाम को निगलेक्ट करें, जमहूर को निगलेक्ट करें, वोटर को निगलेक्ट करें, यानी आप लोग उनको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वो आप लोग को नीचा दिखाने में। आप देखें ना, मुल्क के लिए उनको मशवरे दें। आप लोग तो एक्सपीरियंस है, 3-3 बारियां ली हैं, आप मशवरे दें। लेकिन मुल्क की किसी को फिक्र हो तो मशवरे देना। आप लोग तो चाहेंगे इनकी इंतकामी कि गलतियां सामने आए। इनकी इंतकामी ज़हनियत के बावजूद, एहतसाब के नाम पे जो बदतरीन इंतकाम की इन्होंने मिसालें कायम की हैं, उसके बावजूद, इसके बावजूद कि अपोजिशन को मियां शहबाज शरीफ के अल्फाज में इन्होंने दीवार में चुन दिया, इसके बावजूद हमने कहा है, हमेशा कहा है कि मुल्क और कौम के मफाद में कोई स्टेप ले हम आपके साथ है,
मुल्क और कौम के मफाद में कुछ तो करें, अवाम को कोई तो रिलीफ दें। देखिए 16-17 महीने में इन्होंने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पीटीआई वाले, हुकूमत वाले मुल्क के मफाद में कुछ स्टेप लेना ही नहीं चाहते और मुल्क से मुराद नहीं, इन्होंने आज तक नहीं लिया। देखें ना, ठीक है, मैं बात की तरफ ही आती हूँ बसरा साहब। ठीक है चीमा साहब, चलिए बसरा साहब से जवाब लेते हैं। अच्छा ठीक है। अब बसरा साहब से भी जरा पूछने देना मुझे कि ये लोग क्या कह रहे हैं जी। बीआरटी मंसूबा बसरा साहब क़यामत से पहले मुकम्मल हो जाएगा? ये रोज़े महशर, ये जो खल्के खुदा है, उस मंसूबे का फायदा उठाएगी? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपके इस पॉइंट अब आप प्लीज इसका जवाब दीजिएगा, पहले कहीं और ना चले जाएगा। तो सियासतदान बड़े स्मार्टली घुमा देते हैं एंकर की बात। हर सूरत में जवाब दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसकी एक चीज में बताना चाहूंगा कि चीमा साहब जो है ना जी, आज मैं एक मिसाल से वाज़ेह करने लगा हूं। मेरे सवाल का जवाब बीआरटी का जवाब नहीं मिलेगा मुझे, चीमा साहब को जवाब नहीं, इसको भी दूंगा मैं। चीमा साहब पहले बात कर रहे हैं, कैसे मिलेगा जवाब? मैं मिसाल देने लगा हूं ना जी, बार-बार टेलीविजन पे अब ये रवैया ना देखिए, ये सबूत है बसरा साहब कि आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। अब मेरा सवाल अपने साइड पे फेंक दिया। डॉक्टर साहब जो मैं बात करूंगा क्योंकि आपकी तरजीहात में था, चीमा साहब का जवाब दिमाग में आ गया। आज मैं डॉक्टर फिजा के प्रोग्राम में एक मिसाल से जो अभी यहाँ की यहाँ वाकया हुई है वाज़ेह करूंगा कि क्यों हुकूमत के ऊपर ये इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर निसार चीमा साहब बैठे हैं। अब जिनको गिरफ्तार करेंगे इदारे, कहेंगे इतना करप्ट है, इतने शवाहिद, इतने सबूत, बाद में बाइज्जत वो विक्ट्री साइन के साथ बरी होता नजर आ रहा होगा, इदारों में भी सवाल निशान होगा, आप लोगों भी कहेंगे क्या पता साहब क्या हो रहा है। अब निसार चीमा साहब जो है ना, अभी फरमा रहे थे जी हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करती है जी। निसार चीमा साहब मेरे ख्याल में मेरे साथ तो अनगिनत प्रोग्रामों में बैठे हैं और पूरी शदोमत से डॉक्टर साहब, पूरी शदोमत से बेलाग तरीके से इमरान खान और हमारी हुकूमत के ऊपर जो तबसरा दिल चाहे करते हैं और कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। ना इनके ऊपर किसी ने हेरोइन डाली है, ना इनको नैब पकड़ती है। वजह क्या है कि डॉक्टर निसार चीमा एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जिसने करप्शन नहीं की है, बावजूद के नून के अंदर है। इनका हेरोइन बेचने से ताल्लुक नहीं है। जो हेरोइन बेच रहे हैं उनके ऊपर एएनएफ ने पकड़ की हुई है, और जिन्होंने चोरी करके लूटा है माल और वो लेके गए एवन फील्ड जिन्होंने बनाया है सरे महल, उनके ऊपर नैब का शिकंजा है। खुदा के लिए चीमा साहब आप ये मिसाल नहीं दे सकते। अगर इंतकामी कार्रवाई हुकूमत कर रही है किसी के बोलने की वजह से, तो सबसे पहले आपको गिरफ्तार होना चाहिए, सबसे पहले निसार चीमा को गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन निसार चीमा ने 2 नंबरी की को नहीं ना, तो हुकूमत क्यों गिरफ्तार करे? इंतकामी कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं। खुदा के लिए चीमा साहब ये नैरेटिव जो है ये आपकी जमात इसलिए कर रही है ताकि हर चीज को पोलिटिसाइज कर सके। अब मुझे बताइए कि आपकी जमात ने पाकिस्तान की मईशत का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, उसमें तो हम आज तक रो पीट रहे हैं। अब आपकी जमात ने दूसरा काम ये पकड़ लिया है कि पाकिस्तान की खिलाकियत का बेड़ा गर्क कर दो। चोरों की आप नुमाइंदगी करते हैं और उनके आगे केस लड़ते हैं, टीवी के ऊपर डाकू की आप नुमाइंदगी करते हैं, टीवी बैठ के आप उनका केस लड़ते हैं। एएनएफ जैसे इदारे जिसको फौज के हाजिर चौधरी साहब से जवाब देते हैं, वो एनालिस्ट है, न्यूट्रल है। जी एक लास्ट चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी अब जी। एक लास्ट बात, मैं और एएनएफ जिसको एक सिटिंग जनरल जो है उसको हेड कर रहा है और जिसकी इंटेग्रिटी पूरी दुनिया उसको मानती है, अच्छा वो ठीक नहीं है। और एक बंदा जिसका नाम राना सनाउल है, जिसके मतलब पूरा फैसलाबाद कलमा पढ़ के कह रहा है कि वो ये सारे 2 नंबर काम करता है, वो ठीक है। खुदा के लिए पाकिस्तान के इदारों के हाल पे रहम करें, पाकिस्तान के इदारों पे रहम करें चीमा साहब। बसरा साहब 1 मिनट, अच्छा ये बसरा साहब और चीमा साहब आप लोग जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगी खामोश रहेगा। चौधरी साहब एक एनालिस्ट है, वो न्यूट्रल है, हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करे। चौधरी साहब इस टाइम पे ये 2 या 3 मिनट में मैं सोच रही थी कि पूरे मुल्क की सिचुएशन को सामने ले आए एक बसरा साहब और एक चीमा साहब। थैंक यू आप दोनों का। क्या जी के सवाल पूछा मैंने बीआरटी का, बसरा साहब ने कहा कि चूंकि जो चीमा साहब ने नून लीगी ने मुझे कह दिया तो बतौर पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव मैंने उसका जवाब पहले देना है, बीआरटी जाए भाड़ में। आप बताएं, सॉरी मैं जरा तल्ख हो रही हूं सर, आप बताएं कि फिर यही हो रहा है ना मुल्क में कि हुकूमत ऑपोजिशन को नीचा दिखा रही है, ऑपोजिशन के दिमाग पे सिर्फ हुकूमत की बातें सवार रहती हैं, पर्सनल ग्रजेस, तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें हो रही है। मुल्क के मंसूबे, अवाम का मुस्तकबिल, किसी को कोई फिक्र? देखिए मैं आपको आज के दिन में 2 बहुत अहम तकरीरें हुई हैं आज के दिन के हिसाब से, उसके लिहाज से। एक इमरान खान साहब ने की जिसमें नैब ऑर्डिनेंस का जिक्र हुआ, और आज ये नैब ऑर्डिनेंस आपने देखा उसकी शक्ल भी सामने आ गई, और इसका कराची में उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने नौकरियों का जिक्र किया कि 2020 जो है ये नौकरियों का साल होगा, ये मुआशी तरक्की का साल होगा, इसमें हम वगैरह वगैरह जो भी उनका एजेंडा है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और फिर से कहा कि हम इस दफा पाकिस्तान को हम यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। अच्छा, अब सिर्फ मसला ये है कि ये स्लोगनेरिंग है, क्योंकि मैं ये सुनना चाहता हूँ इमरान खान साहब से या उनके किसी वजीर से कि किस तरह करेंगे, प्लान क्या है। यानी अगर नौकरियां बनानी है तो नौकरियां कैसे बनेगी? नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर बनाता है,
ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरीके से कोई वो आज पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि हमने तो अपने दौर में इतनी नौकरियां दे दी। क्या नौकरियां दी? हमने परमानेंट कर दिए लोग। कहाँ परमानेंट किए? जो मिनिस्ट्रियों में हायर किए हुए थे, जो खामखा दिहाड़ी के ऊपर रखाए हुए थे, जो कि मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म के ऊपर लोग थे, कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उन सबको पक्का कर दिया। इसका मतलब वो नौकरियां हो गई। उसमें PIA बैठ गई, उसमें रेलवे बैठ गई, उसमें स्टील मिल बैठ गई। उसके अंदर जब आप अपने खजाने पे बोझ डालते हैं नौकरियों का, तो आप अपनी तरफ से नौकरियां तो दे देते हैं लोगों को, लेकिन तबाह बर्बादी कर देते हैं आप उन इदारों की जिनको कि जहाँ पे आप नौकरियां ठोसते हैं और भरते जाते हैं और भर्ती करते जाते हैं। तो ये नौकरियां नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो मुझे ये बताएं इमरान खान साहब कि ये नौकरियां अगले 2020 के अंदर कैसे क्रिएट होगी? आप IMF के नीचे हैं, एक उसने आपको एक डिक्टेटेड और आपको आपका इकोनॉमी का एक प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपने इकोनॉमी इस तरह चलानी है, इतना डेफिसिट कंट्रोल करना है, इस तरीके से आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं। आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो गई है। आपके पास आप जितना पैसा आपके बैंकों से लोन लिया जा रहा है वो प्राइवेट आदमी नहीं ले रहा, ये गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने अखराजात चलाने के लिए लोन पैसा लेना पड़ता है। इसमें मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं है, कुछ पैदावार ही नहीं हो रही है। जब पैदावार नहीं हो रही, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा। 2-4% एक्सपोर्ट बढ़ा के हमने जब उसको कम करते हैं, हम कहते हैं डेफिसिट कम कर दिया, IMF खुश हो जाता है। IMF की प्रिस्क्रिप्शन ही ये है कि इकोनॉमी को छोटा और जिसे कहते हैं कि छोटा कर दिया जाए, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डल कर दिया जाए। अच्छा, तो अब अगर आपने इस तरह करके, इसमें तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता कि कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडस्ट्री लगेगी और फिर हम खुल जाएंगे। देखिए, अभी आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं जो कि CPEC के साथ रिलेटेड है, उनमें से अभी पहले की शायद जनवरी में उन्होंने करनी है जाके इनॉग्रेशन, 9 बनाने हैं। कब तक बनेंगे? यानी अब ये 2 साल के अंदर, 3 साल में कम से कम 2-3 खुल जाने चाहिए थे। अगर खुल जाते तो चीनी यहाँ पे कोई अपनी जो फालतू इंडस्ट्री है वो भेज देते, शायद हमारे लोगों को नौकरी मिल जाती। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जब नारे मारने के हम आदी हैं, लेकिन बताने के ये नहीं है। दूसरी तकरीर हुई बिलावल भुट्टो की। मुझे बताइए कि वो जो आधे घंटे की तकरीर थी, उसके अंदर किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी थी किसी चीज की? मैं बिलावल भुट्टो को अगर एज एन ऑल्टरनेट देखूं भी, तो मैं किस बुनियाद पे देखूं? उनके पास क्या प्लान? वो कहते हैं मैं आऊंगा क्योंकि मेरे नाना ने ये किया था, क्योंकि मेरे फलाने ने ये किया था। भाई, तुम्हारे नाना ने ये किया था, आपके फलाने ने ये किया था। भुट्टो चाहिए कि कब तक जिंदा रहेगा, बाकी सब कुछ मर गया सिंध में। जब आप आओगे तो यहाँ पे बताओ पाकिस्तान में किस तरीके से ये चीजें करोगे? सिर्फ ये कहना कि हम नौकरियां लेके आएंगे, हम यूं कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं चलेगा। आपके प्रोग्राम का नाम भी यही है। अच्छा, यानी आपकी बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे नहीं चलेगा। चलिए चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम का नाम भी ले दिया। जी, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ, इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इधर उधर की बातें छोड़ दें, एक दूसरे पे। सबसे ज्यादा समझदार PMLN है, चुप करके खामोश होकर एक साइड पे बैठी है। ये दोनों साइड, पीपल्स पार्टी, PTI, एक्सपोज होती जा रही हैं, सामने आ रही हैं, और वो सब कुछ कर आके भी इन सब से नेक पवित्र होके ऊपर आ जाएंगे जब वक्त आएगा इलेक्शनों का। तो ये है गेम वो खेल रहे, और ये जो दो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्लान और कोई प्रोग्राम नहीं दे पा रहे। आपने तो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स ही याद करवा दिया शहजाद चौधरी साहब, हमारे पाकिस्तान के सियासत में बड़े माहिर हैं जी। अच्छा जी, चीमा साहब बड़े खुश होंगे, चौधरी साहब ने कहा कि आप लोग बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। दूसरा मुझे बताइएगा कि इसहाक डार साहब आप भी दावे करते हैं, मतलब ऐसे इश्तिहारियाँ आते नहीं, लेकिन दावे करते हैं कि जी मुझे इकॉनमी पकड़ा दी, तो मैं दोबारा पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा बेहतर कर दूँगी, ये कर दूँगा। कौन सी जादू की छड़ी है इसहाक डार साहब के पास? क्या कर देंगे? अब तो आ नहीं रहे, लेकिन अगर चले आप फॉर इंस्टेंस सोचें कि आ गए, फिर क्या करेंगे वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ? देखिए डॉक्टर फिजा, उन्होंने तो करके दिखाया, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने करके दिखाया, 2013 से 18 तक करके दिखाया। क्या उस वक्त कीमतें सारी स्टेबल नहीं रहीं? क्या गैस बिजली की कीमत बढ़ी? हमने 2013 में जिस कीमत पे हमें पेट्रोल मिला उससे कम कीमत पे छोड़ के गए 2018 में। क्या स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल नहीं था? क्या पूरी इकॉनमी स्टेबल नहीं थी? क्या वर्ल्ड बैंक और IMF ने ये नहीं कहा कि 2016 और 17 के साल पाकिस्तानी इकॉनमी के बेहतरीन साल थे गुज़श्ता 13 साल में? ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट नहीं है। और डॉलर मसनूई तरीके से क्या डॉलर स्टेबल नहीं था? आप कहते हैं कि मसनूई तरीके से होता 2-4 हफ्ते 2-4 महीने ये करके दिखाते, ये 5 साल तक ये मसनूई तरीके से नहीं हो सकता। मैं आप चीमा साहब की बात देखिए मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए इस जवाब के बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी जी। बसरा साहब जल्दी से बताइए कैसे स्टेबल था? देखिए मेरे ख्याल में, अगर मैं चीमा साहब को याद कर रहा हूँ, क्रिस्टीन लगार्ड जब इनकी हुकूमत के अंदर ही, डॉक्टर साहब ये शहजाद भाई को भी याद होगा, चीमा साहब को भी इसका पता है
कि मैरियोट के अंदर एक फंक्शन हो रहा था, क्रिस्टीन लगार्ड उस वक्त की हेड थी IMF की, उन्होंने इनके मिनिस्टर्स के मुंह पे बैठ कहा था कि जितनी आप ये शो कर रहे हैं चीज़ें सारी की सारी ये फेक हैं और आपके सारे अदाद शुमार गलत हैं और आपने मसनूई तरीके से डॉलर को एक उसको इस्तेकाम दिया हुआ है। और मैं चलो इसको भी छोड़ दें, मिफ्ता इस्माइल ने एडमिट किया जब उनको आपने बनाया, उन्होंने कहा कि डॉलर को इसहाक डार साहब ने मसनूई तरीके से होल्ड किया हुआ था और वो तमाम पैसा जो लोगों के। ठीक है, ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से आते हैं फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निसार चीमा साहब और उस्मान बसरा साहब। बसरा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ऑपोजिशन जी सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम आप लोगों पर लगाती है और नैब का इदारा देख लें, बाकी इदारे देख लें, मैं किसी इदारे को टारगेट नहीं करना चाहती। मैं हमेशा कहती हूँ मैं इदारों का एहतराम करती हूँ, लेकिन अगर हुकूमत की नालायकी की वजह से या किसी वज़ीर की नालायकी की वजह से, मुशीरों की नालायकी की वजह से जब आपकी बात जाती है ना इदारों पर, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है बतौर पाकिस्तानी। मैं मुल्क से मोहब्बत करती हूँ, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करती हूँ। इदारों पर सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए किसी एक की नालायकी या नाअहली की वजह से। अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है सीधा सीधा आपके सामने है। आप बताएं कसूरवार कौन है आपकी नज़र में, कौन कसूरवार है? उनकी बेगम का, सॉरी मैं कल सोशल मीडिया पे कहीं पे उनका वो इंटरव्यू देख रही थी किसी वेबसाइट पे, तो वो कह रही थी कि जी हम तो अब चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा इस संजीदा किस्म का सवाल है, मैं क्विकली जी प्लीज शहजाद भाई ने जैसे बात की कि इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट को और हम लोगों को पाकिस्तान के लोगों के सामने और शहजाद भाई जैसे लोगों के सामने ये रखना चाहिए कि हम इकोनॉमी के आखिर किस तरह से लेके चलेंगे। तो मैं एक मुख्तसरन बड़ा शॉर्टली और ब्रीफली शहजाद भाई, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और पिछले जो चंद महीनों से जो इंडिकेटर आ रहे हैं वो इंडिकेटर्स में देखिए, सबसे पहले आपकी मईशत में जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो स्टेबल हो रही है, फिर आपकी जो मोडीज़ की रेटिंग है वो बेहतर आ रही है, आपने डॉलर को स्टेबल किया हुआ है। ये अल्टीमेटली वो तमाम चीज़ें हैं जो इनकरेज करेंगी जो इन्वेस्टर को पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी वो आएँ और यहाँ पर बिजनेस करें। जब प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर लोग आएंगे और लोगों का ट्रस्ट होगा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट होगा पाकिस्तान से भी और बाहर से भी, तो वो फिजा बनेगी जब आपको एक नौकरियां इंशाल्लाह ताला उसमें निकलेंगी और मिलेंगी। और वो तमाम इंडिकेटर जो हैं वो एक हार्ड टाइम से हम लोग गुजर के आए हैं और उसकी तमाम की इंडिकेशन आपके सामने है। मैं अपने खुद से कहूँगा तो नहीं, ये काफी नहीं, पता ही है तमाम एक छोटा सा सवाल देखिए मैं सिर्फ ये बताइए बसरा भाई कि आप जो कि मीटिंग अटेंड करते हैं PTI की और आपको पता है आप लीडर हैं माशाल्लाह उनके, ये बताइए कि किस किस फील्ड में, कौन सी इंडस्ट्री, किस फील्ड में इंडस्ट्री लगने का प्लान है, और अगर एग्रीकल्चर है तो किस जगह पे जा रहा है, और हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर हम कहाँ पे आसानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, हम किस पे, हमको देखें अस्पताल बनने जा रहे हैं, कोई तालीम में तब्दीली आएगी, कोई हमारे ये जो है रियल एस्टेट में तब्दीली आएगी, रियल एस्टेट में तब्दीली आएगी, कोई वहाँ आसानियाँ पैदा होंगी, पॉलिसी चेंज वहाँ पे आएगा जिसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। मतलब एग्रीकल्चर में से किसकी तब्दीली आ रही है, इंडस्ट्री में किस चीज में, कहाँ पे, स्टील में हम जा रहे हैं, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे जाएंगे, किस एरिया में जाएंगे? शहजाद भाई, एक तो मैं आपको बताऊं कि हम इंशाल्लाह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर जाएंगे और उसमें एक जो हमने सबसे पहले चीज़ किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर हमने एक बड़ी इफेक्टिव एक कमेटी बनाई है जिसको बड़े इसमें जो एग्रीकल्चर के माहिरीन हैं वो उसके अंदर लिए हैं और दुनिया के टॉप लोगों को उसके अंदर हम इंगेज कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें हमने जो काम किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने और नए बीज के तारुफ के लिए और ज़मीन की कल्टिवेशन के लिए, और अभी जो कल हमने नहरों का एक मामला है उसको शुरू किया है। 309 अरब रुपया हमने सिर्फ इसमें रखा है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इसको जो हमारी एग्रीकल्चर है इसको रिवाइवल देने के लिए। और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर का जो मेन फोकस है एग्रीकल्चर के बाद वो है आपकी इंडस्ट्री, जो आप घर बनाने की इंडस्ट्री है, जो आपकी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, क्योंकि उसके साथ जो एलाइड चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कमोबेश 30 से 40 वो इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं जो उसका अपने आप रिवाइवल हो जाएगा। दो चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। अब मैं ज़रा आ जाता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ जो उन्होंने सवाल किया। जी देखिए डॉक्टर साहब, जैसे बीआरटी वाला सवाल भी अभी तक पड़ा हुआ है, जवाब बीआरटी में जैसे अभी शोर उठा हुआ है कि हम चले गए जी वहाँ पे। देखिए हम क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा है कि देखिए एक लीगैलिटी ये होती है कि जब तक एक मंसूबा मुकम्मल ना हो जाए उसके ऊपर अगर आप किसी किस्म की चीज़ों को इनिशिएट करेंगे, खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन FIA करेगा, तो क्योंकि ये मंसूबा 4 से 5 महीने में बिल्कुल एक्टिव होकर आपके सामने आने वाला है, उसमें एक डिले हो जाएगा। उस डिले की वजह से ये होगा कि मंसूबा और 1 साल आगे चला जाएगा। इंशाल्लाह ताला 4 से 5 माह में
आपको BRT पे बस चलती हुई नजर आएगी और ये मंसूबा अपने, इसमें कोई शक नहीं, इसमें डिलेज हुए हैं और उसके लिए हम बहरहाल, लेकिन उसका बैकलैश भी हम फेस कर रहे हैं। हर प्रोग्राम के अंदर हमारी अच्छाई एक तरफ रह जाती है, BRT उसको स्टेन कर देती है। अब आते हैं हम अभी आपने खुद ही गहरा पॉइंट रेज कर दिया, अच्छा एक तरफ रह जाती है और जो हमारी BRT है वो सब कुछ स्टेन कर देती है। हाँ, तो फिर आप लोग ऐसे काम ही ना करें कि आपकी अच्छाई दब जाए। नहीं, वो अगर एक चीज डोमिनेट हो रही है और एक चीज रिसेसिव हो रही है, क्यों? हम डॉक्टर साहब, मैं तो इसको मान रहा हूँ ना जी, ये अगर हमने इसका बैकलैश भी ना छोड़ें कि कोई तनकीद ना करे। देखिए, हम तो इसका बैकलैश भी सह रहे हैं, लेकिन बड़े दिल से मान रहे हैं। और इसका एक और बड़ा पॉइंट, किसी ने अगर साइकोलॉजिकली देखा हो, मतलब जो नफ्सियात पढ़ने वाले लोग हैं वो ज्यादा समझेंगे मेरी बात को कि क्यों होता है। अब खान साहब आते, सॉरी टू से, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की, क्या बात करो, इज्जत करते हैं हम, करनी भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जब आके कहेंगे कि अब दिसंबर है ना, मार्च में हो जाएगा, आप टाइमलाइन दे देते ना, 3 महीने में, 90 दिन में, 85 दिन में। अरे अल्लाह के बंदे, आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप टाइम फ्रेम क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं 90 दिन में? क्योंकि अल्लाह बेहतर करेगा। जब आप बताएंगे ना 90 दिन में हो जाएगा, यहाँ पे 80 दिन होंगे ना, लोग बैठ जाएंगे कि 10 दिन रह गए। फिर आपको अपने जो आप जो बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम देते हैं, पूरी डेडलाइन बताते हैं, उसकी वजह से आपकी मुश्किलात बढ़ती हैं। मैं अक्सर कहती हूँ PTI को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दूसरी बात आपने कहा इदारों की, जी देखिए, मैं हमारा थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक हमारा भी थोड़ा सा शिकवा सुन लीजिए। जी जी। देखिए, एक चीज जो पहले तो शिकवा आप सुनाएंगे, जवाब शिकवा चौधरी साहब से लूं या चीमा साहब? नहीं, वो जवाब शिकवा चौधरी साहब से लीजिएगा और चीमा साहब भी लीजिएगा। देखिए, लेकिन चीमा साहब इस जवाब शिकवा देंगे नहीं, वो इसको रिटायरिएट करेंगे। देखिए, यहाँ हुआ क्या है जी, 2 चीजें हैं। एक चीज है बेल एप्लीकेशंस और बेल की स्टेज के ऊपर, वो आर्गुमेंट डिफरेंट है, वो केस डिफरेंट होता है। एक होता है पूरे का पूरा जो आपका मेन आपका केस चलता है। देखिए, कोई भी ऐसा केस नहीं जो अभी तक करप्शन की वजह से बना हो, एम्बेजलमेंट की वजह से बना हो, जो मेन केस से कोई बंदा एक्विट होकर निकल गया है। मियाँ साहब भी मेन केस को फील कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं और उसके सजा याफ्ता भी हैं। शहबाज शरीफ बहुत से केसेस को फेस कर रहे हैं, इस तरह बाकी भी लीडरशिप कर रही है। जो जमानत होती है, अब टेलीविजन के कर रहा है, टेलीविजन ये कर रहा है कि ये देखिए, कल परसों से साबित करने की कोशिश ये की जा रही है कि एक तरफ हेरोइन का स्मगलर है, एलिजिडली एक्यूज्ड है राना सनाउल्लाह, 20 से 21 किलो उसके पास हेरोइन निकाली है। एक तरफ ट्रायल किया जा रहा है ANF का कि भाई देखिए, बेल स्टेज के ऊपर वो तमाम एविडेंस नहीं लेके आए जाते हैं। और अभी हम ANF जब आप बात करते हैं ना जी, तो वो कहते हैं हम इसलिए सबूत लेके नहीं आ रहे कि जिसका नाम नून लीग है, ये एक माफिया है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल जमात जी, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये माफिया है, इसके अंदर बैठे हुए लोग। अब राना सनाउल्लाह के मतलब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये, आप बड़ी दबंग प्रोग्राम करती हैं, किसी दिन अपना कैमरा उठाइए और माइक लेके चले जाएं फैसलाबाद के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फैसलाबाद में लोगों से पूछे कि राना सनाउल्लाह का इनकम क्या है, किस तरह से वो पैसा कमाते हैं। अगर किसी ने भी कहा कि वो वकील हैं, फिर भी हमारा गिरेबान हाजिर है। अगर किसी ने कहा कोई इंडस्ट्री है, फिर भी हमारा गिरेबान हाजिर है। अरबों रुपए का रहन सहन है। कल तो बड़े लोग उनको मिलने के लिए आए हुए थे, कहते पूरा फैसलाबाद इकट्ठा हुआ था, जब आपके जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डॉन है, सिसिलियन माफिया, सिसिलियन माफिया जो होता है ना जी, उसके और उन्होंने कहा हमारे सामने वाले घर में कोई डेथ होगी तो उनकी वाइफ बता रही थी, तो हमने लोगों को मना किया। मतलब हम अपने पड़ोसियों का भी इतना एहसास करते हैं कि हमने कहा कि बाकी लोग बाद में मिलने। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तरफ ANF जैसा इदारा है, ANF जिसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, हम पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली उसको एजेंसी। देखिए बसरा साहब, बात सिंपल सी है कि ये तो बड़े एक स्टूपिड सी बात होगी, सॉरी टू से, कि भाई हम कहें कि वो फलां ऐसा है, फलां वैसा, मैं कैमरा उठा के चली जाऊं, क्यों भाई मैं तहकीकाती इदारे को रिप्रेजेंट नहीं करती, मैं क्यों कैमरा उठा के वहां पे चली जाऊं? मेरा काम लोगों के आप लोग भी ये करें ना, आप सबूत लेकर आए, सबूत की बेसिस पे। सानिया मॉडल टाउन में हमेशा आवाज उठाती हूं, मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछती हूं बार बार कि आप वजारत कानून संभाल रहे थे उस टाइम पे, इतना बड़ा वाकया हमारे शहर लाहौर में हो गया, आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। बहुत से सवाल हम उठाते हैं बतौर साफी, चौधरी साहब बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम जाके छापे मारते फिर। जिनका फिर काम था गिरफ्तार रहे इतने, उस बंदे ने तो गिरफ्तारी दे दी। डॉक्टर साहब, हाँ, ये आपने लेकिन साबित नहीं कर सके ना। आपका शुक्रिया कि आपने मेरे पॉइंट के ऊपर इतनी तकरीर कर दी। देखिए ये मैं कह रहा हूँ, यानी आप लोग ये इदारे बने में सॉरी टू से, आप यहाँ फतवे बांट रहे हैं कि वो बंदा ऐसे, आप जाके फैसलाबाद में गवाहियां ले लें, आप इदारा नहीं है ना बसरा साहब। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात थी कि टेलीविजन को बैठ के दो ANF को और राना सनाउल्लाह को आमने सामने बिठा के प्रोग्राम नहीं करने चाहिए थे कि एक तरफ राना सनाउल्लाह की बीवी बैठी हुई है, वो एक्यूज की बीवी है, वो ANF के ऊपर बुछाड़ कर रही है, गवर्नमेंट को बुरा भला कह रही है, एक निजाम को राना सनाउल्लाह गाली दे रहे हैं। आपने टेलीविजन की बात की, चौधरी साहब सहाफियों के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि कुछ सहाफी ऐसे जो जानबूझ के इस तरह की खबरें लगाते हैं और बाकायदा मतलब कट शॉट की प्रोपेगेंडा कोई एजेंडा है, वो भी जरा बताइएगा चौधरी साहब। जी जी जी, प्लीज प्लीज, ब्रेक पे तो नहीं जाना रजा? जी जी ठीक है चौधरी साहब, आप जवाब दीजिए, फिर 1 मिनट के बाद ब्रेक है। जी जी छोटी सी बात, मुझे मौका दें। मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने खामखा बात कर दी कि कोई मीडिया तो वो रिफ्लेक्ट करता है, कोई शक नहीं, मीडिया में ग्रुप्स हैं
और मीडिया अगर ग्रुप्स के साथ अगर अब खुल के सामने आ तो गया। चौधरी साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर मीडिया वाकई ऐसे करे और खान साहब को पता है ऐसे सहाफियों का, तो उनका भी एहतसाब शुरू करें। क्या बात है वैसे, इस हुकूमत में एहतसाब भी तो फेमस है। अगर शिकायत इसलिए हो कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता तो फिर तो शिकायत बनती है, लेकिन अगर उनको सपोर्ट करने वाला मीडिया भी मौजूद है तो फिर शिकायत किस बात की। चले, मैं कहती हूँ मीडिया के किरदार होते सच और सच्ची बात करना। सपोर्ट जहां पे करना है वहां पे करें, जहां पे नहीं करना पता बिल्कुल भी ना करें। भी सवाल तो उठाएंगे, सब उठाएंगे। क्यों भाई, कोई नोखा लाडला तो नहीं होगा ना कि हम किसी से सवाल नहीं पूछेंगे। नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, वो गेंडा नुमा करेक्टर जो कि इंडिया के चैनल पे बैठ के न जाने क्या क्या बातें करता, पता नहीं होश में होता कि नहीं, सबसे सवाल उठाएंगे। मीडिया का ये किरदार है कि मीडिया हमेशा न्यूट्रल होता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निसार चीमा साहब और उस्मान बसरा साहब। चीमा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। मुझे पता है बड़े बेताब थे आप जवाब देने के लिए। जी, मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आपने बहुत सी बातें नोट कर रखी जिनका आप जवाब देना चाह रहे हैं। बसरा साहब की बात। मैं डॉक्टर फिजा, मेरी गुजारिश ये थी कि मेरी बारी जो है वो बिल्कुल वो उससे मुझे महरूम कर दिया गया। मेरे साथ नैब वाला सलूक ना करें, या चले नैब वाला स्लूक भी नहीं होता है, ये नफ वाला स्लूक ना करें। आपको फौरन आते कहा कि बाप ही बात करेंगे। एंटी जी, मैं ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे साथ अब को एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाला सलूक ना किया जाए। देखें, गुजारिश ये है कि हमारे दोस्त हमारे भाई बसरा साहब ने फरमाया कि हमारे ज़हन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं। गालिबन इनके ज़हन में वो कट्टों मुर्गियों वाले मंसूबे ही हैं। इनके अलावा तो कौम के सामने कोई चीज़ ठोस कोई मंसूबा सामने नहीं आया। बात यह है कि देखें, उन्होंने ये राना सनाउल्लाह के बारे में आपने इस केस का आपने सवाल किया जिसका जवाब बसरा साहब ने नहीं दिया। देखें, सच्ची बात ये है कि हमारे मुल्क में ये एक रीत बन गई है कि जिसका जी चाहता है, जिसकी चाहे किरदार कुशी करे, जिसका चाहे उसके पगड़ी उछाले। नैब के कवानीन में अगर कोई तरमीम की ज़रूरत थी तो सबसे बड़ी तरमीम ये कि जिस तरह एक एस्टेब्लिश लीगल प्रिंसिपल है, कानूनदान है बसरा साहब, उनको भी पता है, और इस्लामिक प्रिंसिपल भी यही है कि वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। और ये है कि अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो बारे सबूत जो है इल्ज़ाम लगाने वाले पे है। अगर वो इल्ज़ाम जो है वो गलत साबित होता है, उसने गलत इल्ज़ाम लगाया, तो फिर वो भी मुजरम है। देखें, एंटी नारकोटिक फोर्स के सरबराह यूनिफॉर्म में बैठ के और एक मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावे किए कि हमारे पास वीडियो शहादतें मौजूद हैं, वीडियो एविडेंस मौजूद है। उन्होंने कहा जी अल्लाह को जान देनी है, मिनिस्टर साहब ने कहा, और हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं। अगर वो साबित नहीं कर सके, अगर कोई एविडेंस होता तो बेल के मौके पे वो बिल्कुल पेश करते, बेल की मुखालफत करते हुए कि जनाब ये ठोस सबूत है। अगर वो साबित ना कर सके, अगर वो साबित नहीं कर सके और कल को ये बरी हो गए, यानी अभी तो ज़मानत पे रिहा हुए राना सनाउल्लाह, अगर बरी हो गए तो क्या ये कि अखलाकी तकाजा नहीं है एंटी नारकोटिक फोर्स के सरबराह का और इन मिनिस्टर साहब का कि वो मुस्ताफ़ी हों, अपने ये ओहदे जो है अपने मनसब उनसे मुस्ताफ़ी हो। ठीक, अच्छा जी, देखिए पहली बात चौधरी साहब, वैसे खुशी उनके चेहरे पे वो थी, इत्मीनान वो था जैसे वो बरी ही हो गए, जमानत पे नहीं। पहली बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा था। जी चौधरी साहब, आपने नोट किया होगा, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये जो होता है ना नारकोटिक्स का डिस्कवरी, किसी के पास से निकल आना, ये नॉन बेलेबल है। अच्छा, अब ये कह सकते थे कि नॉन बेलेबल, इनको इसलिए नारकोटिक्स के मामले में पकड़ा गया कि इसको आज़ाद नहीं करना था, जमानत नहीं दिलवानी थी। हुआ क्या, नॉन बेलेबल के ऊपर भी अदालत ने इनको बरी कर दिया या उसको जमानत दे दी। अच्छा, वो तो होना ही नहीं चाहिए था, जमानत तो मिलनी नहीं चाहिए थी, इसीलिए तो नारकोटिक्स के ऊपर डाला गया था उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर इतनी मदद वाली आपको सपोर्ट मिल रही हो तो इसमें परेशानी की क्या बात है। 4 जनवरी को मुकदमा शुरू होगा। अगर डीजी साहब कुछ नहीं ला पाएंगे तो आप फिक्र ना कीजिए कि आपके कहने से पहले उनका इदारा उनसे सवाल जवाबदेही मांगेगा कि ये तुमने किया या क्या करा है, आवाज़ क्या दी या बात क्या की, और आपने कैसे बैठ के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रैंक के अंदर, अपने यूनिफॉर्म के अंदर ये बात की। तो आप उनका इदारा उससे सबसे पहले पूछ लेगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। लेकिन अगर वो इदारा, अगर डीजी साथ बैठा है तो कोई ना कोई बुनियाद जरूर होगी। अब अगर मुझे कोई ये कहे कि इस मुल्क में मनशियात की स्मगलिंग नहीं होती या मनशियात का कारोबार नहीं होता तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि राना सनाउल्लाह नहीं करता, लेकिन होता जरूर है। अच्छा, अब अगर किसी को एएनएफ को शक है, आफ्टर ऑल बहुत सारे लोगों को पकड़ते भी है ना, बहुत सारे लोगों को पकड़ते भी हैं, तो अब अगर उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर कोई नजर रखी हुई थी, कोई वजह बनती है, कोई उनका लाइफस्टाइल इस तरह का है, मुझे नहीं पता उनके क्या मसाइल है। हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छी गपशप रहती है उनके साथ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो जाहिर है कि हुकूमत वक्त है, एक डीजी एएनएफ है, एएनएफ का अपना इदारा है, उनको साबित करना है उस चीज़ को। 4 जनवरी के बाद मामला शुरू हो जाएगा और उसके बाद पता लग जाएगा कि अगर राना साहब की कोई ऐसी बात है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उनके लिए ऐसी चीज़ों, तो बहरहाल तो फिलहाल तो सपोर्ट सारी की सारी राना साहब के लिए है। ठीक है जी। लेकिन 5-6 महीने रखना उनको और फिर उसके बाद कोई मुकदमा ना स्टार्ट करना, ये भी वो कहते हैं राना साहब ने डिले किया। असल में एएनएफ स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन राना साहब बावजूद किसी छोटी छोटी बात के ऊपर उसको डिले करते गए। तो अब ये वीडियो वाला मामला जो है, वीडियो होगी, एविडेंस होगा, आएगा, किस तरह आएगा ये सामने उस वक्त आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त डीजी एएनएफ को या किसी और एएनएफ के आदमी को इस तरीके से हमें निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेट्स वेट फॉर द ट्रायल, ट्रायल आएगा, पता लग जाएगा हर चीज़ का। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल हमें वेट करना चाहिए। अच्छा बसरा साहब, अब आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, अब आपके पास ये टाइम। ऑपोजिशन को आप लोग 1% भी अच्छे नहीं लगते, बल्कि 0.5% कह दूं तो गलत नहीं होगा, नहीं अच्छे लगते, कभी सोचा क्यों? इसकी एक ही वजह डॉक्टर साहब, ये मेरी बात लिख के रख लें, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर तो इमरान खान सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह पे बिलीव करें, अगर इमरान खान जो है अपनी सारी फैमिली को ला के वो भी बिज़नेस में डाल दें, इनके साथ भी डील कर लें कि जैसे ये जरदारी साहब के साथ डील करके बैठे हुए थे, जरदारी साहब इनके खिलाफ डील करके बैठे हुए थे, इन्होंने कहा मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा, उन्होंने कहा तुम मौलवी हो, और उसने कहा तुम पंजाब तोड़ने की साजिश में शरीक हो। अल्टीमेटली दोनों एक थे, ना वो उसको पकड़ता था ना वो उसको पकड़ता था। अगर इमरान खान इस तरह को मामला कर लें तो ये इमरान खान के मुजस्मे बना के उनको रख लें चौकों के अंदर कि ये बड़ा अजीम लीडर है। मसला सिर्फ इमरान खान का एक है और वो है कि वो एहतसाब से पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे हैं हिसाब दो, वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान का पैसा लूटा गया है उसको वापस लेके आओ, और उसमें ये तमाम सियासी जमातें उसमें मुलव्वस हैं, एलिजिडली कह लीजिए, ऐसा प्रूव भी हो जाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा, जैसे शहजाद भाई ने कहा, चीमा साहब और उनकी पार्टी गुफ्तगू से अपनी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एएनएफ ये केस लूज कर गई है और जो राना सनाउल्लाह हैं वो इमाम काबा निकल आए हैं। हालांकि ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जमानत की स्टेज के ऊपर एएनएफ समेत कोई भी यहाँ पे, राना साहब का अंदाज ये बता रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये अंदाज है वो कुरान पकड़ के सर पे तलवार लटके तो इतने कॉन्फिडेंट नजर है ना, ये कहना चाह रहे हैं। अगर कल कुरान पकड़ के वो कह रहे थे मैंने नहीं किया, तो जुल्फकार मिर्जा कुरान पकड़ के कहते थे कि बेनजीर का कातिल जो है वो जरदारी है, उसको तो कभी किसी ने एंटरटेन नहीं किया। देखिए ये बस सॉरी टू से शायद अफरीदी साहब को और बात कर देते ना, इसके अलावा कि बस मर के जान अल्लाह को देनी, वो भी यही कहते हैं डॉक्टर साहब। ये एक और तनाजुर में था, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए और जो मुल्जमान हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं, उनकी हमें वकालतें आगे टेलीविजन पे नहीं करनी चाहिए। और ये भी चीमा साहब को भी ये ख्याल करना चाहिए कि उन्होंने भी जान अल्लाह को देनी है, नवाज शरीफ को नहीं देनी। खुदा के लिए भी एक पार्टी की जो एक वो टैबू है उससे निकलें और सच बोलें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।